सुपर वुमन मानवी कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं सुकून एफएम। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। दोस्तों, कहानी पर एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर से जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी सुपर वुमन एपिसोड नंबर 16। विनोद ने मानवी के हाथों में छोटे बालों वाले उस गोले को हैरानी से देखा और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, ये क्या है? तुम्हें कब से इस तरह के पालतू जानवर पसंद आने लगे? उसका रिएक्शन देखकर मानवी हैरान रह गई। उसने मन ही मन में सोचा, मास्टर इसे नहीं पहचानते। अगर जादूगर संत विनोद भी नहीं जानते थे तो इस छोटी सी चीज की पहचान जानने की वास्तव में कोई तरीका नहीं था। विनोद ने भौहें चढ़ाई और मानवी की बाहों में उस छोटी सी चीज को गंभीरता से देखा। उसे बार बार देखने पर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, नहीं इसके बारे में सुना है। मानवी ने थोड़ी भौहें चढ़ाई और अपनी गोद में लिए उस व्हाइट एम्परर की तरफ देखा। ये छोटा सा जीव अजीब और गरीब अंदाज में प्रकट हुआ था और उसका कॉन्टैक्ट बड़ी बेबाकी और जोरदार तरीके से बनाया गया था। चाहे वो उसे कैसे भी देखे, उसे बस यही लग रहा था कि ये छोटा सा जीव बस एक प्यारा सा जानवर था और कोई जादूगर जानवर नहीं लग रहा था जो कांटेक्ट करने के लिए मजबूर कर सके। विनोद ने उसको ध्यान से देखकर और पूरा टटोलने के बाद कहा, मानवी, जब मेरे प्रयोग पूरे हो जाएंगे तो तुम्हें मेरे साथ ध्यान के लिए आना होगा, मेरा अनुसरण करना होगा। उसे अभी भी बहुत अन्याय और धोखा महसूस हो रहा था। मानवी ने हैरानी से कहा, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मास्टर, लगता है आप ये प्रयोग काफी समय से कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने भी व्हाइट एम्परर की बातों को कुछ समय के लिए टाल दिया। विनोद ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इस प्रयोग की सामग्री दुर्लभ है, जिसे खोज पाना बहुत मुश्किल है। ये कहते हुए उसने एक आह भरी और आगे कहा, ठीक है, क्योंकि तुम आज ही आई हो तो मैं तुम्हें यहाँ रहते हुए कुछ मंत्र सिखाऊंगा, इसे तुम्हें याद रखना होगा। विनोद की बात समाप्त होने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और ऐसे ही मानवी के मन में एक कोमल प्रवेश कर गया। कुछ अपरिचित मंत्र मानवी की चेतना में प्रवेश कर गई। इसके बाद विनोद ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर कोई दिक्कत ना हो तो तुम जा सकती हो। जैसा ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। मानवी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मास्टर, और फिर व्हाइट एम्परर को अपनी बाहों में लेकर कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही मानवी जादूगर एसोसिएशन के एंट्री गेट के सामने अपनी गाड़ी पर चढ़ी, उसने देखा कि एक और गाड़ी वहां आकर रुकी थी। उस पर लिखा प्रतीक बहुत स्पष्ट था, वो प्रकाश के मंदिर का प्रतीक था। मानवी ने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन में सोचा, प्रकाश का मंदिर यहाँ क्या कर रहा है? तभी नरेश को गाड़ी से तेजी से बाहर निकलते देखकर उसे एहसास हुआ कि यह तो मास्टर विनोद का पुराना दोस्त था। लेकिन आमतौर पर प्रकाश का मंदिर और जादूगर एसोसिएशन एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते थे। दोनों सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए अकेले में ही लड़ते थे। इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि नरेश आज वहां क्यों आया है। रोहित को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने धीरे से मानवी से कहा, मिस, ये थोड़ा अजीब है। तभी मानवी को अपने मन में भीम की आवाज सुनाई थी। उसने मानवी से कहा, यदि प्रकाश के मंदिर में वो पाखंडी लोग यहाँ निर्भीकता से आते हैं तो इसका क्या मतलब है कि भविष्यवाणी का समय लगभग आ ही गया है। उसकी बात सुनकर मानवी ने धीरे से पूछा, कौन सी भविष्यवाणी? भीम ने उदासीनता से जवाब देते हुए कहा, बस एक बेवकूफी भरी बकवास। 1000 साल पहले की एक भविष्यवाणी, एक दोहरी काली औरत के प्रकट होने और प्रकाश को उलट कर देने के बारे में भविष्यवाणी। लेकिन आज तक ऐसी कोई औरत नहीं हुई जिनकी दोनों पुतलियां काली हों और बाल भी काले हों। तो ये सब बकवास है, चलो चलते हैं। उसकी बात सुनकर मानवी ने सिर हिलाते हुए कहा, चलो सेंट्रल लाइब्रेरी चलते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ जानवरों के लिए कोई खास पुस्तिका है तो मैंने अब तक नहीं पढ़ी, और ये भी छोटा सा जीव असल में किस प्रकार का प्राणी है। मानवी ने व्हाइट एम्परर की तरफ देखा जो उसकी बाहों में चुपचाप लेटा हुआ था। सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसमें बड़े ऊंचे सफेद जेड दरवाजे और एंट्री गेट पर एक पुस्तक की भव्य मूर्ति भी थी जो ज्ञान का प्रतीक मानी जाती थी। मानवी पहले भी कई बार यहाँ आती थी,
लेकिन पढ़ने के लिए नहीं बल्कि हैंडसम लड़कों की तलाश में। जब मानवी की आकृति लाइब्रेरी के दरवाजे पर दिखाई दी तो वहां थोड़ी हलचल मच गई। सभी जवान लड़कियां उसे घूर रहे थे, चुपचाप गपशप भी करने लगे थे। मानवी ने जो वाक्यांश सबसे अधिक सुनाई दे रहा था वो ये था, वाओ मानवी, चमत्कारी मानवी। मानवी ने थोड़ी भौहें चढ़ाते हुए धीरे से कहा, मुझे ये किताब कब से मिल गया? रोहित ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, जब से आपने जादू और एनर्जी दोनों का प्रदर्शन किया, उस युवक को हरा दिया, तब से पूरी दिल्ली आपको मिस मिरेकल मानवी कहकर बुलाने लगी है। ओह शिट, बोरिंग। मानवी ने अपने दिल में कोसा और विविध अनुभाग की ओर चली गई। वहां कुछ निगाहें भी मानवी का पीछा कर रही थी। स्वाभाविक रूप से मानवी ने भी उन निगाहों को महसूस कर लिया था। रोहित ने मानवी के कान के पास आकर धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, ये सनराइज इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं। ये शायद ये लोग हैं जो कंपटीशन का प्रारंभिक दौर पास नहीं कर पाए। मिस की जीत से संतुष्ट नहीं है। मानवी ने कनखियों से देखा। दो युवक और एक युवती उसे बेरुखी से देख रहे थे, लेकिन जब उनकी नजरें मिली तो उन्हें जल्दी से नजरें फेर ली। तभी भीम ने तिरस्कार से कहा, तो क्या हुआ अगर वो संतुष्ट नहीं? उनके पास तो सिलेक्ट होने की योग्यता भी नहीं। तुम्हारी मोरनी छोटे बहन से भी बदतर है। भीम का सोचना था कि मोहिनी हमेशा अपनी नाक आसमान की तरफ करके चलती थी। क्या वो मोर नहीं थी? रोहित ने उन तीनों को देखकर भौहें चढ़ाते हुए कहा, वो तीनों फाइटर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बात पर चर्चा कर रहे हों। मानवी ने उनकी अपेक्षा करते हुए व्हाइट एम्परर को अपने कंधे पर रखा और पुस्तिकाओं को खोजना शुरू कर दिया। द कंप्लीट मैजिक बीस्ट पुस्तिका, द कंप्लीट शेप सीटर्स पुस्तिका, द कंप्लीट फैंटम पुस्तिका। मोटी भारी किताबें उठाना वास्तव में असुविधाजनक था, इसलिए मानवी ने रोहित को सभी संदर्भ पुस्तकें दी और खुद पास की एक मेज पर बैठ गई और उन किताबों को पलटकर देखने लगी। मानवी के पीछे खड़े रोहित ने उन तीनों लोगों को देखा जो पूरे समय से लगातार अरुचिकर व्यवहार कर रहे थे। आगे चल रही युवती की पीठ पर एक अजीबोगरीब तलवार भी थी। वो ठंडे भाव से मानवी की तरफ देख रही थी। पीछे खड़े दो युवकों के चेहरे पर भी अलग से भाव थे। समय समय पर उनकी नजरें रोहित की कमर में बंधी जादुई तलवार पर जा टिकती। ये ही प्रतियोगिता का इनाम था। मानवी को जब ये इनाम मिला तो उसे उम्मीद नहीं थी कि मानवी ने इसे अपने बॉडीगार्ड शोरवीर को दे दिया होगा। तभी उनमें से एक लड़की ने आगे आते हुए कहा, मानवी शेखावत, मैं जैस्मिन सिन्हा अब तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चैलेंज करती हूँ। उस युवा लड़के के पास पावरफुल शब्द गूंज रहे थे, असाधारण रूप से गंभीर थे क्योंकि वो मानवी को ठंडेपन से देख रही थी। ठीक है। रोहित ने जब ये पारिवारिक नाम सुना तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने जो मन ही मन में कहा, क्या ये सिन्हा परिवार की बेटी है? सिन्हा परिवार दिल्ली के कुलीन परिवार था और उसके कई लोग दरबारी पदों पर थे। आसपास के लोगों में कोलाहल मच गया। शांत लाइब्रेरी अचानक शोरगुल से भर गई। द्वंद्व युद्ध के लिए अगर दूसरा पक्ष डर जाए तो चुनौती स्वीकार न करे तो यह भेद अपमानजनक था। लेकिन ये युवती स्पष्ट रूप से एक उच्च लेवल की फाइटर थी। हालांकि मानवी एक जादुई फाइटर थी, लेकिन उसकी साधना इतनी ऊंची नहीं थी। क्या ये लड़की कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही थी? आसपास के लोग गपशप करने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग मानवी की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। तभी मानवी ने बेरुखी से कहा, मेरे पास समय नहीं है। और ये कहते हुए उसने मेज पर रखी पुस्तिका का पृष्ठ पलट दिया। उस युवती की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। उसके उदासीन रवैये ने सबको चौंका दिया था। आसपास के लोग मानवी को हैरानी और सदमे से देख रहे थे। क्या उसे पता नहीं था कि ऐसा इनकार दूसरे व्यक्ति का सबसे बड़ा अपमान है? ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर उसे मारने की कोशिश कर सकता है, और इस तरह की बेपरवाह की लापरवाही से भरी अस्वीकृति क्या द्वंद्व युद्ध को आगे के निमंत्रण नहीं ले रही थी? जैसा ही उम्मीद थी, जैस्मिन नाम की उस युवती का चेहरा पहले ही लाल हो चुका था। उसने जोर से दांत भींच लिए। उसका दिल पहले ही गुस्से से भर चुका था। यह घमंडी लड़कों का पीछा करने वाली थोड़ी सी एनर्जी तकनीक सीखने के बाद खुद को बहादुर समझने लगी थी। अगर नैतिक का सामना करने वाली जैस्मिन होती तो उस व्यक्ति का और भी बुरा हाल होता,
क्योंकि उस दिन मानवी ने दिखा दिया था कि वो सिर्फ उन्नत लेवल की फाइटर थी। अगर मानवी की जगह वो होती तो नैतिक की ज्यादा पिटाई करती। जैस्मिन ने मजाक करते हुए कहा, ओहो, क्या शेखावत परिवार के सभी लोगों में कोई रीढ़ की हड्डी या असली ताकत नहीं है? क्या इसीलिए तुम मेरा चुनौती स्वीकार नहीं कर सकती? वो अपने गुस्से पर काबू करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी मानवी के बोलने से पहले ही उसको एक ठंडी आवाज सुनाई दी। कम से कम शेखावत परिवार के लोग सभ्य हैं और किसी शांत लाइब्रेरी में चीखने चिल्लाने वाली दुष्ट औरत की तरह तो नहीं होंगे। फिर से हंगामा शुरू हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर भेड़ ने देखा कि मोहिनी ठंडे चेहरे के साथ उस तरफ देख रही थी। अभी अभी जो शब्द कहे गए थे ये मोहिनी के थे। मोहिनी तो हमेशा से लाइब्रेरी में रहती थी और मानवी के अंदर आते ही उसने सब कुछ देख लिया था। जैस्मिन का चेहरा पीला पड़ गया। अभी अभी उसका व्यवहार वाकई असभ्य था। सेंट्रल लाइब्रेरी हमेशा से ही योग्य लोगों के जमावड़े की तरह थी। यहाँ किताबें उधार लेने वाले लोग आम नहीं थे और अभी अभी उसकी हरकतें वाकई अनुचित थी। स्वाभाविक रूप से जब उसे होश आया तो उसे पछतावा हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी गलती नहीं मानी। जैस्मिन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मोहिनी, क्या तुम भी बहुत बुरी तरह हार नहीं गई थी? न सिर्फ तुमने अपनी जान गंवा दी, बल्कि तुमने हमारे शहर को अपमानित भी कर दिया था। ये जैस्मिन लंबे समय से मोहिनी को नापसंद करती थी। किसी भी प्रभावशाली जादूगर का किसी फाइटर के करीबी मुकाबला करना निश्चित मौत के बराबर था। मोहिनी की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि वो फटने वाली थी। मानवी की ठंडी आवाज हालांकि धीमी और कोमल थी, लेकिन उसने समय रहते टोकते हुए कहा, जो इंसान शुरुआती राउंड भी पास नहीं कर पाया वो यहाँ कैसे भोग सकता है? क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है कि हमने आखिर में अपने शहर का अपमान नहीं किया, या तुम इस बात से नाराज हो कि तुम मंच पर अपने शहर का अपमान नहीं कर रही थी? मानवी की जुबान जहरीली होने लगी। मानवी के मन में इन घमंडी रईसों के लिए कभी कोई अच्छी भावना नहीं थी। उसकी बात सुनकर जैस्मिन अचानक गुस्से में आ गई। उसने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, तुम। उसने अचानक अपनी मुट्ठी पर टंगी तलवार खींच ली और मानवी पर तान दी। लाइब्रेरी का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मानवी धीरे से हंसते हुए खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक बेमिसाल चमकदार मुस्कान फूट पड़ी, जिसने उसी पल सबको मोहित कर दिया। लेकिन मानवी के शब्द कुछ और ही थे। उसने ठंडी आंखों के साथ कहा, छोटी कुतिया, चलो मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ। चलो बाहर चलते हैं। मैं यहाँ पढ़ने वालों को परेशान नहीं करना चाहती। उसकी कोमल आवाज और मुस्कान ने सबको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया था। जिसे वे अपना होश खो बैठे थे, उन्होंने उसकी कटु बातों को अनसुना कर दिया। भीम ने सोचा, ओ यार, सचमुच लड़कियों से तो कोई ना उलझे। यह वाकई एक नाजुक चाकू था और यह एहसास ही बहुत अद्भुत था, मानो उसे कत्ल कर दिया जाए फिर भी चाकू साफ करने में उसकी मदद कर रहा हो। इसलिए भीम ने समझदारी से निष्कर्ष निकाला। जब वो छोटी शैतान मुस्कुराई तो वो और भी ज्यादा डरावनी लगती थी। मानवी धीरे से उठी और प्रवेश द्वार की तरफ चल पड़ी। जब वो मोहिनी के पास से गुजरी तो मोहिनी की आंखों में चिंता की एक झलक थी और उसने धीमी और स्थिर आवाज में दो शब्द कहे, बड़ी बहन। मानवी ने थोड़ा पीछे मुड़कर मोहिनी की तरफ सिर हिलाया और फिर बाहर चली गई। मोहिनी ने भाव शून्य होकर देखा, फिर उसके चेहरे पर एक अदृश्य मुस्कान उभरी। मानवी आगे चल रही थी, रोहित पीछे चल रहा था। तभी जैस्मिन ने तलवार अपनी पीठ पर रखी और गुस्से से भरा चेहरा लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसकी आंखों का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो मानवी को घृणा से देख रही थी। वो मानवी के शरीर के हजार टुकड़े करने के लिए बेताब थी। मोहिनी भी उनके पीछे पीछे आ गई। मोहिनी के अगल बगल खड़े लोग उसके अनुयायी थे। सबसे पीछे लोगों का एक बड़ा समूह था और वो सब असल में लाइब्रेरी में जानकारी ढूंढने आए थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि मानवी ने चुनौती स्वीकार कर ली है तो सब एक्साइटमेंट में बाहर दौड़े और वहां का उत्साह देखा। जैसे उन्होंने साफ देखा कि मानवी ने किस व्यक्ति के साथ चुनौती स्वीकार की है, वो ये देखकर चौंक गए थे। वो जैस्मिन सिन्हा थी। जैस्मिन सनराइज इंस्टीट्यूट की तीसरी रैंक की फाइटर थी। 13 साल की उम्र में वो एक महान फाइटर के लेवल पर पहुंच चुकी थी, जिससे लोग सचमुच चौंक गए थे। वहीं मानवी एक जादूगरनी थी
जिसने केवल उन्नत फाइटर लेवल की एनर्जी का ही इस्तेमाल किया था और एक जादूगर के रूप में उसके लेवल का पहले से कभी परीक्षण नहीं भी किया गया था। ये सब यही सोच रहे थे कि कौन सा परिवार इस प्रतियोगिता को जीतेगा। शीघ्र ही लाइब्रेरी के सामने चौक भीड़ से घिर गया। लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तभी जैस्मिन ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा, मुझे खुशी हुई कि तुमने मेरी चुनौती स्वीकार कर ली। उसकी आंखों में खुशी का भाव था, मानो अगले ही पल उसकी जीत हो गई हो। लेकिन मानवी ने केवल बेसवाल ढंग से कहा, चलो शुरू करते हैं। जैस्मिन ने वास्तव में गंभीरता से कहा, रुको, क्या ये वाकई वाव नहीं है? चलो एक शर्त और लगाते हैं। मानवी ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाते हुए कहा, ओह, बताओ क्या शर्त है? जैस्मिन ने अपनी पीठ पर लटकी अजीब तलवार निकाली और जोर से जमीन पर वार करते हुए कहा, अगर मैं जीत गई तो मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड की तलवार चाहिए, और अगर मैं हार गई तो मैं ये तलवार तुम्हें दे दूंगी। उसके तलवार जमीन पर मारने से स्लेट चौक की जमीन तुरंत एक पतली सी दरार में पड़ गई थी। उसकी बात सुनकर मानवी ने भौहें चढ़ाई और मन ही मन में कहा, ओह, तो ये रोहित की जादुई तलवार चाहती है। उसकी आंखों में ठंडक छा गई। वो तलवार रोहित को दे चुकी थी, उस पर उसका अब कोई नियंत्रण नहीं था। और तो और उसे उस बदतमीज लड़की के हथियार में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी मानवी को अपने पीछे रोहित की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से कहा, तो आज हमारी मिस एक और जादुई तलवार जीतेगी। उसका मतलब साफ था, रोहित अपना हथियार दांव पर लगाने को तैयार था और उसे विश्वास था कि मानवी जरूर जीत जाएगी। क्या वो तलवार भी जादुई थी? अब मानवी की नजर उस तलवार पर पड़ी जो जैस्मिन ने जमीन में गाड़ दी थी। एक हल्की जादुई लहर सी उठ खड़ी हुई। तभी रोहित ने आगे बढ़कर मानवी को अपनी कमर से तलवार थामते हुए कहा, ये लीजिए मिस। मानवी के ओपोनेंट के पास हथियार था और इसलिए स्वाभाविक रूप से मानवी खाली हाथ नहीं जा सकती थी। मानवी ने भी तलवार स्वीकार की और जैस्मिन की तलवार की तरफ देखने लगी। मानवी चेरी के फूल की तरह चमकीली मुस्कान के साथ हल्के से सिर हिलाते हुए बोली, बहुत अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। तभी जैस्मिन ने व्यंग करते हुए कहा, साल, क्या पता कि उनके लिए क्या अच्छा है। ये कहते हुए उसने जमीन से तलवार उठाई और वह अपनी एनर्जी इकट्ठा करने लगी। मानवी तुरंत हमला करने और एक घातक प्रहार करने के लिए तैयार हो गई थी। मन ही मन उसने पहले ही तय कर लिया था कि इस लड़कों का पीछा करने वाले को तब तक पीटेगी जब तक वो जमीन पर छटपटा कर गिर न जाए। उसे शेखावत परिवार के सामने से हटा देगी, उसे ऊपर से रौंद देगी और मानवी को सबके सामने उसे दया की भीख मांगने के लिए मजबूर करेगी। तभी भीम मानवी के मन ही मन में जोर से चिल्लाया, उस छोटे से शैतान का स्पिरिचुअल प्रहार करो, उसे स्थिर कर दो, फिर उसके चेहरे पर लात मारो और फिर उसकी पीठ पर पैर रखो, फिर उसके सारे बाल काट दो। भीम भी इस घमंडी और नासमझ कुलीन लड़के से नफरत करता था। कुलीन लोग सच में सचमुच बहुत अकते हैं और छोटी शैतान मानवी भी कुलीन थी, लेकिन वो इतना दिखावा नहीं करती थी। मानवी फिर भी चुप रही। बिना एक शब्द कहे उसने तलवार लहराई और सीधे जैस्मिन की तरफ दौड़ पड़ी। ये देखकर जैस्मिन ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और वो भी आगे की तरफ दौड़ी। तभी भीम ने चिढ़ते हुए कहा, अरे छोटी शैतान, क्या तुम दुनिया के सबसे धूर्त इंसान नहीं हो? आज तुम इस दुष्ट को चकमा क्यों नहीं दे रही हो? मुझे मत बताओ कि तुम सचमुच उसे सीधे ही लड़ना चाहती हो। जैस्मिन लगातार खुश थी, जैसा कि उम्मीद था। ये बेवकूफ लड़कों का पीछा करने वाली जरा भी नहीं सोच रही थी, बल्कि उससे हाथापाई करना चाहती थी। बस उस पर भरोसा करके एक उन्नत फाइटर के रूप में उसके साथ निकट फाइटर करने की पावर, ये वास्तव में एक अकाल्पनिक स्वप्न था। एक धीमी सी घबराहट के साथ जैस्मिन ने पूरे शरीर से चैतन्य रंग की एनर्जी फूट पड़ी। उसने मानवी पर जोरदार वार किया। उसे पूरा यकीन था कि मानवी इस बेहद पावरफुल प्रहार को झेल नहीं पाएगी। उसके हमले की ताकत से जमीन पर लड़खड़ाकर जरूर गिर जाएगी। लेकिन मानवी ने एनर्जी क्यों नहीं छोड़ी। वो सीधे हमला का सामना करना चाहती थी। जैसे ही यास्मीन के चेहरे पर मुस्कान आई, मानवी ने एक अजीब फुर्तीला चकमा दिया और जैस्मीन के ठीक सामने से गायब हो गई।
तुरंत जैस्मिन की पुतलियां चौड़ी हो गई। अगर कोई फाइटर के सामने से ही गायब हो जाए तो इसका क्या मतलब था? एक फाइटर आमने सामने लड़ने में सबसे अच्छा होता था। तभी अगले ही पल जैस्मिन के पीछे एक ठंडी खोखली कट की आवाज आई। जैस्मिन तुरंत होश में आई और अपनी तलवार पीछे ले गई। तलवारों की टक्कर बहुत भयंकर गूंजती हुई जैस्मिन के सिर के पिछले हिस्से के पसीना आ गया। अगर यह वार उस पर हुआ तो, लेकिन जो उसे चौंका सकता था वो अभी भी शुरू हुआ था। मानवी के दुर्भावपूर्ण धूर्त और असामान्य हमलों ने उसे बेहद असहज कर दिया था। यह लड़कों का पीछा करने वाली वास्तव में इतनी अलग थी कि उसका हर वार प्राणों और उसकी सुरक्षा में किसी छेद पर निर्देशित होता था, जिससे वो थक जाती और सामना करने में असमर्थ हो जाती। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो जैस्मिन में धीरे धीरे हमला करने की भी ताकत नहीं बचेगी और वो केवल बचाव ही कर पाएगी। वार को रोकने की उच्च तीव्रता और थकान ने जैस्मिन की शारीरिक शक्ति को तेजी से कम कर दिया था, क्योंकि अगर एक बार वो लापरवाह होती तो मानवी की तलवार उसके प्राणों को अपने साथ ले जाती। आसपास खड़े लोग जितना ज्यादा देख रहे थे उतना ही ज्यादा हैरान थे। मानवी जो पहले बेवकूफ हमेशा लड़कों का पीछा करती थी, अब किस तरह की तलवारबाजी कर रही थी और ये कितना भयानक और फुर्तीला था। तभी ग्रेट फाइटर जैस्मिन को हाँफते हुए पीछे हटना पड़ा। वो एनर्जी जो पहले चमकीली चैतनी रंग में बिखर रही थी अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। लेकिन शुरू से आखिर तक मानवी ने एनर्जी का इस्तेमाल तक नहीं किया और बस तलवार से हमला कर रही थी। रोहित ये लड़ाई देखते हुए आंखें सिकोड़ रहा था और वो लगातार उलझन में था। मानवी ने जिस तलवार टेक्निक का इस्तेमाल किया वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। मानवी ने ठंडी सांस ली। उसके पूरे शरीर से हरी एनर्जी फूट पड़ी और सीधे जैस्मिन पर जोरदार वार कर दिया। जैस्मिन ने जल्दी से अपनी तलवार उठाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मानवी के इस पावरफुल वार को नहीं रोक पाई। हथियार के आपस में जुड़ने पर एक बजने की आवाज आई, जिसके बाद तलवार के जमीन पर गिरने की भी आवाज आई। जैस्मिन के हाथ से तलवार उड़कर उन दोनों से ज्यादा कहीं दूर गिर गई थी। मानवी का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने अपनी तलवार लहराई और जैस्मिन की गर्दन पर तान दी। एक ठंडी हवा चली, जिससे मानवी के सुनहरे बाल सूरज की तरह चमकने लगे। जैस्मिन की आंखें अमृत और राख के जैसी बन गई थी। आसपास सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ में खड़ी मोहिनी ने ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तो सिन्हा परिवार के लोग ऐसे होते हैं, बिना किसी ताकत के दूसरों को चैलेंज करने पर अड़े रहते हैं। ये लड़की अपनी नाराजगी को बहुत जोर से पकड़े हुई थी। उसे बहुत देर पहले लाइब्रेरी में जैस्मिन द्वारा कहे गए शब्द साफ साफ याद थे। अब उसने जैस्मिन के सामने वही शब्द दोहरा दिए थे। जैस्मिन ने नफरत से मोहिनी की तरफ देखा। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थी, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। तभी मोहिनी आगे बढ़ी। उसने जमीन पर पड़ी जैस्मिन की तलवार उठा ली और उसे रोहित की तरफ देखते हुए कहा, चलो चले। तभी मोहिनी ने जानबूझकर कहा, ओह लेकिन बड़ी बहन, अगर आपका बॉडीगार्ड दो तलवारों का इस्तेमाल करेगा तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? ये कहते हुए हंसते हुए आगे बढ़ी और शक्तिहीन जैस्मिन को नफरत से देखा, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। वहीं भीम ने जीभ चटकाई। वो कमबख्त मोरनी अब कितनी आत्मीयता से बड़ी बहन पुकार रही थी और वो मोर की तरह नाक ऊपर उठाकर चलती थी। तभी रोहित ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यह बताने की जरूरत ही नहीं थी कि मोहिनी पहले मानवी से कितनी नफरत करती थी। अब इस छोटी बच्ची की आवाज में थोड़ा गर्व था। मानवी के लिए वो सचमुच एक भोली भाली बच्ची थी। एक बार जब वो अपनी किसी बात को ठान लेती तो चाहे कुछ भी हो जाए वो करके ही रहती थी। तभी मानवी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो फिर इसे तुम ले सकती हो। तुम इसे अपने किसी भी फाइटर दोस्त को दे सकती हो। ये कहते हुए रोहित को उसकी तलवार वापस देने के बाद मानवी ने दूसरी जादुई तलवार को देखा, जिसका आकार अलग था। बिना कुछ सोचे उसने उसे मोहिनी को दे दिया। जैस्मिन की आंखें चौड़ी हो गई। वो मोहिनी के हाथों में उस अनमोल जादुई तलवार को घूर रही थी, लेकिन अब वो सचमुच उसे खो चुकी थी। ये सब जानकर उसके पिता और दादा तो बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाएंगे और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो वापस जाकर उनको इस बारे में कैसे समझाएंगे।
असल में उसकी ये तलवार सिन्हा परिवार की विरासत में मिली चीजों में से एक थी। वहीं इस उलट मोहिनी ने खुशी में अपने हाथ से जादुई तलवार लहराते हुए मानवी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शुक्रिया बड़ी बहन। मानवी मंद मंद मुस्कुराई और लाइब्रेरी के एंट्री गेट की तरफ चल पड़ी। उसने अभी भी उन पुस्तिकाओं को पूरी तरह से खंगाला नहीं था। वहां एक अवैध भीड़ थी, लेकिन जब मानवी वहां पहुंचे तो उन्होंने खुद ब खुद उसके लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया था। जैस्मिन बातचीत में डूब गई। सबकी निगाहें मानवी पर टिकी थी, जब तक कि वो लाइब्रेरी के एंट्री गेट से गायब नहीं हो गई। एक उन्नत फाइटर के रूप में मानवी ने ग्रेट फाइटर जैस्मिन को हरा दिया था और एनर्जी का इस्तेमाल करके अंत में ही किया था। कुछ लोग मानवी की अद्भुत पावर पर आश्चर्य से चिल्ला उठे थे, जबकि अन्य इस बात पर अचंभित थे कि मानवी लगातार जैस्मिन को चकमा देकर उसकी एनर्जी को बर्बाद कर रही थी। लेकिन चाहे जो भी हो, मानवी ने यह फाइट जीत ली थी और सिन्हा परिवार की जादुई तलवार भी जीत ली थी। मानवी का नाम दिल्ली में फिर से गूंज गया। स्वाभाविक रूप से मानवी के प्रति मोहिनी का वर्तमान रवैया बिल्कुल अलग था। उसे पता चल गया था कि मानवी लाइब्रेरी क्यों आई थी, तो उसे स्वेच्छा से मानवी को सचित्र पुस्तकाएं ढूंढने में मदद करने की भी कोशिश की। लेकिन पूरी दोपहर काम करने के बाद ये पता ही नहीं लगा पाए कि व्हाइट एम्परर किस तरह का जादुई जानवर था। शाम ढलते ही मानवी और मोहिनी घर लौटी तो उन्होंने देखा कि एक आलीशान गाड़ी दरवाजे पर रुकी हुई थी। गाड़ी पर सिन्हा परिवार का प्रतीक चिन्ह भी था। तभी मोहिनी ने गाड़ी की तरफ तिरस्कार से देखते हुए कहा, क्या यह हो सकता है कि वो मूर्ख जैस्मिन बड़ी बहन को हरा न सकी, इसलिए यहाँ शिकायत करने आ गई? अब वो छोटी बहन उसकी इतनी स्नेही थी कि मानवी को बड़ी बहन लगातार कहती जा रही थी और यह भूल गई थी कि उसने मानवी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करी। भीम ने आंखें घुमाई और मन ही मन आह भरी। जैसा कि उम्मीद थी, औरतें सबसे चंचल होती हैं। वहीं मानवी ने बेरुखी से मोहिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैस्मिन ऐसा मूर्खतापूर्ण काम कभी नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मोहिनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, तो फिर चलो हम अंदर जाकर खुद ही देख लेते हैं। ये कहते हुए मोहिनी ने आगे बढ़कर मेन गेट खोला और अंदर चली गई। भव्य हॉल में बलदेव शेखावत एक दूसरे बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनसे बात कर रहे थे। जैस्मिन सिर झुकाए चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर शेखावत, मुझे सचमुच बहुत दुख है कि दोनों बच्चियां जुआ खेल रही थी, लेकिन हमारे परिवार की बच्ची भी तो बेहोश हो गई थी। असल में वो बाल रोग फ्लेम मैजिक तलवार हार गई। आप भी जानते हैं कि तलवार हमारे परिवार की विरासत है। सच में? हाँ। यह कहते हुए उसने आह भरी और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत शर्मिंदा हो। भीम ने जब सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाया। भीम ने तुरंत मन ही मन में कहा, असल में तो ये मानवी से भी कहीं ज्यादा बेशर्म कोई है। कहना चाहिए था कि असल में उस छोटे शैतान से भी ज्यादा कोई बेशर्म है। तो ये शब्द भुने हुए मुर्गे की ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे। उसकी लड़की खेल खेल में तलवार दांव पर लगाकर हार गई थी और वो अब आकर तलवार वापस लेना चाहता था। तभी मोहिनी ने धीरे से कहा, छोटी बेशर्म लड़की एक बेशर्म बूढ़े को लेकर आई है और तलवार वापस चाहती है। जब मोहिनी ने यह सुना तो वो क्रोधित हो गई। उसने उसके गुस्से को दबाते हुए पास में खड़े ठंडे चेहरे वाले मानवी को देखा। मानवी ने बेरुखी से कहा, ओह वाकई ये बड़ी बेशर्मी बात है। वो असल में परिवारों के हित के टकराव से निपटना नहीं चाहती थी। दादाजी को इससे निपटना देना ही काफी था, लेकिन अगर उन्हें लगता था कि मानवी को धमकाना आसान था तो बहुत ही बड़ी गलतफहमी में थे। तभी मानवी ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा, रोहित इधर आओ। मानवी के मुंह के कोने की एक पतली ठंडी मुस्कान उभरी। वो पीछे खड़े रोहित की तरफ मुड़ी और उंगली से इशारा किया। रोहित ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, मिस। हालांकि रोहित की आवाज पूछताछ भरी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक अच्छी तरह से जानता था कि जब भी मुस्कान आती है तो कुछ न कुछ जरूर होता है। मानवी ने रोहित को कुछ समझाते हुए कहा, इसे ऐसे करो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बस ऐसे ही। मानवी ने चुपचाप समझाने के बाद रोहित का माथा ठनका। वर्तमान में यह वास्तव में हंसना चाहता था, लेकिन बेहतर होगा कि वो इसे दबा दे ताकि ग्रैंड हॉल में लोग उसकी हंसी को ना सुने।
वहीं भीम को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने मानवी के सिर में एक धरती हिला देने वाली हंसी के साथ हंसना शुरू किया। बहुत कुटिल, और इसके बाद उसे एक किताब लिखनी चाहिए जो उसे एक छोटे शैतान की 18 धोखेबाज रणनीतियां नाम देना होगा। तभी मानवी मुड़ी और उसने मोहिनी की तरफ देखते हुए कहा, मोहिनी, आओ मेरे साथ चलो, ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हैं। उसकी बात सुनकर मोहिनी एक फूल की तरह मुस्कुराई और उसको अंदर ही अंदर झुंझलाहट महसूस हुई कि उसने एक ग्रेट मेथड के बारे में क्यों नहीं सोचा। मानवी और मोहिनी भव्य हॉल से होकर नहीं गई, बल्कि पीछे से घूमकर सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड में चले गए। जब दोनों लोग चले गए तो रोहित का चेहरा दुख और आक्रोश में बदल गया। रोहित ने खुद को स्वीकार किया कि वो इस भाव को थोड़ा असहज कर रहा था। एंट्री गेट पर उसने पूरे 2 मिनट तक प्रैक्टिस की और आखिरकार उसके चेहरे पर एकदम ऐसा भाव उभरा जो मुंह मुश्किल अत्यधिक दुख और आक्रोश के रूप में देखा जा सकता था। जैसे ही वो भव्य हॉल में दाखिल हुए, सीधे बलदेव शेखावत के पास पहुंचा, जो हॉल के टॉप पर बैठा था। दुख और आक्रोश के साथ उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने बलदेव से कहा, हाइनेस, कुछ हुआ है क्या? वो फर्स्ट मिस और सेकंड मिस, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कह पाया। उससे पहले ही एक उंगली करके हाइनेस ने उसको चुप रहने का इशारा किया। अब क्या करेंगे बलदेव शेखावत? क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सुपर वुमन मानवी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।